नमस्कार निवासियों, आज मेरे साथ हैं एओए के 2 भावी उम्मीदवार वरुण जी आनंद और मनोहर जी अग्रवाल जो हैं। और मैं इनसे इस समय का एओए का सबसे ज्वलंत मुद्दा, जो मैं हर तरफ छाया हुआ है, हर ग्रुप में देख रहा हूँ, रजिस्ट्री का मुद्दा। तो मैं इस पे इनसे विस्तृत मैं जानना चाहता हूँ कि इनका क्या कहना है कि एओए भी कह रहा है कि हमने रजिस्ट्री के मुद्दे पे कार्य किया है, हमने केस कर दिया है, और ये कह रहे हैं कि हमने अलग से केस कर दिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? एओए क्या कर रहा था जो आपको अलग से केस करने की ज़रूरत पड़ी? उस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, मनोहर जी। नमस्कार राणा जी। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जी, आपने इस मुद्दे को उठाया। जी, और ये जैसा कि आपको ज्ञात है, अपने सोसाइटी में जो है कम से कम 500 के आसपास जो फ्लैट शॉप विलाज हैं जो कि हाँ, अनरजिस्टर्ड हाँ, हैं। हाँ, आधी से ज़्यादा सोसाइटी, हाँ। और इसमें जो जो पोजीशन है उन सब के भी 5-6 साल से पहले मिले हुए हैं, लेकिन सबके। आज तक इनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई हुँ, है। अच्छा, अब अगर हम इसमें कहें कि भाई क्या, अगर आप देखो चारों तरफ ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस में अगर आप देखोगे तो ये समस्या सब जगह है। है सब ऐसा जगह। नहीं कि ओमैक्स की अकेले की नहीं, ये नहीं, समस्या है। हाँ, सही बात है। अब हमारे यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, तो जो ड्यूज़ हैं वो ओमैक्स के ड्यूज़ हैं अथॉरिटी की तरफ, जी, जिसकी वजह से अथॉरिटी ने जो रजिस्ट्री है उस पर रोक लगा रखी है। अच्छा। अब हमने, अगर आप इसको देखो कि एक कॉन्ट्रैक्ट था जो अथॉरिटी और ओमैक्स के बीच में था। हुँ, ओमैक्स को अथॉरिटी ने सब लीज किया जो लैंड थी, ठीक और है। ओमैक्स ने कॉन्ट्रैक्ट उसमें जो उनके साथ साइन किया और उसके ऊपर में डेवलपमेंट किया, वो सोसाइटी बनाई। ओमेक्स और अथॉरिटी के वो एक बीच अलग का है। कॉन्ट्रैक्ट है, वो जी, एक अलग कॉन्ट्रैक्ट जी, है। अब उस प्रॉपर्टी को डेवलप करने के बाद में, बनाने के बाद में, ओमैक्स ने हम जैसे बायर्स को बेचा। हुँ, जो आज हमने घर खरीदे हैं वो हमने ओमैक्स से खरीदे, हुँ, तो वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट था। उस कॉन्ट्रैक्ट में हमारी क्या देय थी, हुँ, हमें जो उसकी पेमेंट करनी थी, हमें वो पेमेंट हमने कर दी, हुँ, और हमें उसकी चाबी मिल गई। हुँ, आज हम उसमें रह भी रहे हैं। हुँ, लेकिन इसमें जो एक कमी है वो ये है कि हमें लीगल टाइटल नहीं मिला। हुँ, पोजीशन हमें फिजिकली तो मिल गया, लेकिन अच्छा। लीगल टाइटल नहीं है हमारे पास। इससे क्या समझे आप लीगल एड तो से? लीगल टाइटल का मतलब हुआ कि जब आपके अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स में चढ़ेगा, अच्छा, तब वो, अथॉरिटी में नहीं हुआ। तो अथॉरिटी के रिकॉर्ड में, मतलब जो उसकी जो बही खाती जो होती है जिसमें वो, रजिस्ट्री नहीं हुई एक तरह हाँ से, जी, रजिस्ट्री नहीं बैनामा हुई। बैनामा जिसे जो कहते हैं। जो टीएम बनता है, अल्टीमेटली ट्रांसफर अच्छा, मेमोरेंडम बनता है। अच्छा, आप पहले स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो, उसके बाद हुँ, में जाके आपका वो टीएम बनता है। अच्छा, तब टीएम, आपकी वो रजिस्ट्री कंप्लीट होती है, एग्रीमेंट टू हुँ, सबलीज हुआ, कंप्लीट होती है। आप स्टैम्प हुँ, ड्यूटी देते हो, फिर वो ट्रांसफर एग्रीमेंट ऑफ होता है, उसके बाद वो आपका टीएम मेमोरेंडम जिसे बोलते हैं। आपको इशू होता है। तो ये हुँ, पूरा प्रोसेस है। हुँ, अब जो ये ड्यूज़ हैं उसकी वजह से अथॉरिटी ने, हालांकि वो ड्यूज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन अथॉरिटी ने उसकी वजह से हमारी रजिस्ट्री रोक रखी है। और ये कई अच्छा, बिल्डर्स के साथ ये काम हुआ हुआ अच्छा, है। कॉन्ट्रेक्चुअली अगर आप इसको देखो तो ये गलत है, हुँ, कि वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारा हुँ, एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है। हुँ। तो ये होगी पहली बात। मतलब अब, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अथॉरिटी ने ओमेक्स से कॉन्टैक्ट किया, जी ओमेक्स ने हम लोगों से कॉन्टैक्ट किया, अथॉरिटी का ओमेक्स से कॉन्टैक्ट डिस्प्यूट हो गया, ओमेक्स का कस्टमर से कॉन्टैक्ट डिस्प्यूट नहीं हुआ। जी जी, बिल्कुल। और तो उसकी वजह से कस्टमर को दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ जी है? बिल्कुल, जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल हुँ, सही समझा आपने। हुँ, तो ये हो गई जो मेन, जो कोर जो समस्या है वो ये है। अच्छा समझ गया, अब ठीक इसके है। लिए हम क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्री जो है अथॉरिटी नहीं खोल रही है, हुँ, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, अथॉरिटी जो है वो भी गवर्नमेंट की बॉडी है, स्टेट हुँ, गवर्नमेंट की हुँ, बॉडी हुँ, है हुँ, ना। हुँ, और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा जो उसको ओमैक्स से मिलना है वो भी पब्लिक का ही पैसा है। रिवेन्यू जो मिल रहा है। रेवेन्यू जो मिलना है, जो हुँ, ड्यूज हुँ, जो हैं हुँ, ओमैक्स के, वो भी पब्लिक का पैसा हुँ, है। अब वो पैसा नहीं मिल रहा तो अथॉरिटी उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती। हुँ, अब जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट की बात है, तो कॉन्ट्रैक्चुअली अगर मैं लीगल टर्म्स में कहूँ, तो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात सही नहीं है। हुँ, लेकिन अथॉरिटी का ये पॉइंट सही है कि उसको ओमेक्स से ड्यूज मिलने चाहिए, लेकिन अच्छा, उसकी वजह से हमारे को, जो हमारी रजिस्ट्री रोक दी जाए, हमको परेशान किया जाए, ये चीज़ ठीक नहीं है। अब इसके लिए जो रास्ता है, ऐसा कई, जैसे मैंने पहले बताया कि कई सोसाइटीज़ में दिक्कत है, हुँ, नोएडा, ग्रेटर हुँ, नोएडा में। तो पहले भी ऐसे कुछ केसेस हुए हैं जहाँ पे पहले हाई कोर्ट में लोगों ने केस फाइल किए, होम बायर्स ने, जी, जी, और उनको उनके पक्ष में फैसला मिला हुँ, कोर्ट से। उसके बाद वो चैलेंज हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, हुँ, और सुप्रीम कोर्ट ने बायर्स के हक में ही फैसला जो है उसको वापस दिया। अच्छा, तो ऐसे दो केस हैं जो प्रेसिडेंट हम बोल सकते हैं, कि एक तो है आम्रपाली का केस है, दूसरा लोटस 300 का केस है। अच्छा, अब इन दोनों केसेस में अल्टीमेटली रजिस्ट्री खुली। हुँ, अब हमारे यहाँ पे बात क्या हो रही है कि पिछले 4 वर्षों से ये बात हो रही है, ये कह रही है कि हमको रजिस्ट्री का केस करना है। हुँ, जब वो केस करने के लिए बात करते हैं, वो सब चीज़ होती है, लेकिन वो केस एक्चुअली फाइल नहीं होता। कारण? तो देखिए, कारण तो मैं इसके बारे में क्या कहूँ, चर्चा होती है, लेकिन अच्छा आज तक वो कुछ केस फाइल नहीं हो पाया है। आप जानते नहीं, मतलब कुछ अलग है। मेन बात यह है कि देखिए, केस फाइल करने के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो चीज़ होती है कि एक इंटेंशन, एक रिजॉल्व होना चाहिए। हुँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो आप बस जाओ और कर दो,
उसके लिए आपको होमवर्क करना अच्छा, आपने पड़ता है। इसके लिए बरस किया। अच्छा वरुण जी, मैं आपसे आपके पास आना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि एओए ने भी केस किया है? इसी काम के लिए किया है? बिल्डर के खिलाफ कुछ केस हुआ है, एनसीडीआरसी में भी कुछ केस हुआ है और अभी मनोहर जी कह रहे हैं कि हमने कुछ अलग केस किया है। तो इनमें दोनों में अंतर क्या है? ऐसा क्यों किया उन्होंने? राणा जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने हुँ, और मैं इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ सभी निवासियों के इन्फॉर्मेशन के लिए हुँ। कि यहाँ पर 3 केसेस हुए, अच्छा 3 कोर्ट हुआ। केस। अच्छा। पहला केस है एनसीडीआरसी का केस, हुँ, जिसमें एओए ने हुँ। फरवरी 2023 में डेफिशिएंसी के लिए एनसीडीआरसी में केस फाइल किया था बिल्डर के अगेंस्ट। अच्छा वो 2023 एक में। केस अलग है, उसका हुँ। रजिस्ट्री से कोई भी लेना देना नहीं। अच्छा। और उससे पहले भी कुछ निवासियों से मिलके इंडिविजुअली अपना एनसीडीआरसी में केस फाइल किया था रजिस्ट्री के लिए, वो एक बिल्कुल ही अलग केस। हुँ, उसके बाद हम कुछ लोगों ने मिलके, निवासियों ने मिलके, एक जिसमें मनोहर जी और बाकी लोग हैं, करीब हुँ, 55 लोग हैं, हुँ। जिन्होंने केस फाइल किया। वो था थर्ड केस, जो कि अच्छा। 5 अप्रैल 2026 को फाइल किया गया, हुँ, जिसकी पहली हियरिंग 9 अप्रैल 2026 को हुई और अभी तक उसमें 4 हियरिंग हो चुकी है हुँ। और अगली हियरिंग उसकी 6 जुलाई को है। अच्छा। अब उस केस में क्या हुआ, वो हम उस पोजीशन पे क्यों आए, हमें अलग से केस क्यों फाइल करना गया, हुँ, उसकी हिस्ट्री जानना थोड़ा सा ज़रूरी है लोगों को। हाँ। हुआ क्या कि बहुत टाइम से जब भी इलेक्शन होता था तो रजिस्ट्री की बात उठती थी। रजिस्ट्री हर का बार मुद्दा लोगों के लिए ज्वलन मुद्दा रहा है ज्वलंत है, सही बात है। और जितने भी अनरजिस्टर्ड फ्लैट थे इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इम्पोर्टेंट है, हर बार महत्वपूर्ण है। ये चीज़ बस मैनिफेस्टो में लिख के छोड़ दी जाती थी। अच्छा। कभी कहते थे कि हम इम्प्लीड जो उसका हाई कोर्ट में केस है ओमेक्स का, उसमें हम इम्प्लीड होंगे। कभी कहते थे कि हम अथॉरिटी के पास जाएंगे, कभी कहते बिल्डर के पास जाएंगे, कभी कहते कि अमिताभ कांत जी की रिपोर्ट है। एओ वाले कहते थे। हाँ, कि जो हम, प्रेज़ेंट थी हाँ जी, एओ, उसके मेंबर्स कि इस हम तरह के एमपी बयान थे। एमएलए से मिले, जी, हमने ये किया। जी, जी। बट क्रक्स क्या था इन सब चीज़ों का, ये सब बातें सिर्फ मैनिफेस्टो तक रहती थी या इलेक्शन तक रहती थी। अच्छा, उस पर कभी भी कॉन्क्रीट कोई एक्शन नहीं होता था। क्रियान्वयन नहीं हुआ। हाँ, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि समय बीतता चला जा रहा था और निवासियों का सबसे बड़ा जो एक लॉस हो रहा था कि हमारी रजिस्ट्री नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं हमारी स्टैम्प ड्यूटी बढ़ती चली जा रही है। जिस हाँ, दिन भी आपकी रजिस्ट्री होगी तो आपको लेटेस्ट जो स्टैम्प ड्यूटी सर्किल होगी, रेट बढ़ता है सर्किल तो रेट स्टैम्प ड्यूटी बढ़ जाती आपको है। पे करना उस पड़ेगा। डेट की सर्कल ड्यूटी पे होगा। अच्छा, अब मैं ये नहीं कहता कि भाई किसी के हाथ में है, हुँ, तो ये हो के हाथ में होता कि रजिस्ट्री करा लेते और स्टैम्प ड्यूटी बचा लेते हैं, मैं ये नहीं कहता। हुँ, मेरा कहना ये है कि जब हमें पता है कि हमें कोर्ट केस ही जाना है, हाई कोर्ट ही जाना है या किसी भी कोर्ट जाना है, तो आप एटलीस्ट उसे फाइल करिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लोग रेडी बैठे हैं सब करने के लिए, आप सिर्फ इसको इलेक्शन का मुद्दा मत बनाइए। अच्छा। पिछली बार क्या हुआ था, जब मई में इलेक्शन होना था तो 1 मई को पिछले ईओ के जो सदस्य थे, आज भी इस वाली ईओ में भी थे वो, श्री पंकज वीर जी, उन्होंने एक मैसेज डाला लोगों के बीच के, देखो हम कोर्ट केस फाइल करने के लिए रेडी हो रहे हैं और हम इलाहाबाद हाई कोर्ट गए हैं, और एक फ़ोटो डाली और इस तरीके से लोगों को कहा कि 15 मई तक आप लोग हाँ, ये प्रश्न वो मेरे करिए। दिमाग में भी आया कि हाँ, लास्ट ईयर तो एओए ने खुद ही बिल्कुल। इनिशिएटिव लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट तक उन्होंने कहा था। शायद वो पंकज वीर श्रीवास्तव जी थे जो गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा तुमने केस फाइल कर दिया। हाँ, आप कह रहे हो कुछ नहीं, काम नहीं कर रही है। हाँ, वही इसी चीज़ पे मैं आ रहा हूँ कि उसको ऐसे बताया गया कि बस हमारा केस फाइल होने वाला है, आप बस कंसेंट दे दीजिए। अच्छा, 15 मई के पहले डेडलाइन दी गई, अच्छा। फिर वो नहीं हुई तो फिर 31 मई की डेडलाइन दे दी गई। अच्छा, मज़े की बात देखिए, डेडलाइन ऐसी दी जा रही थी, ऐसा लग रहा था बस अभी हाल ही 2025 में। केस फाइल होने वाला है। हाँ, हाँ, और इमीडिएटली बस इलेक्शन से पहले आपका केस की हियरिंग भी लग जाएगी कुछ दिनों में, अच्छा, उनका कुछ कहना है। रिजल्ट आ अच्छा, जाएगा। उस तरह वो से इस कह रहे तरीके से बनाया गया। हैं। तो मैं उसी बात को कहना चाह रहा हूँ कि चलिए, आपने लास्ट टाइम उसको इनिशिएट किया, कैसे भी किया, अच्छी बात थी, उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया? आप जब किसी काम को शुरू कर रहे हैं, वो भी इतने ज्वलंत मुद्दे को, तो आप उसको लेके आप एकदम भूल ही गए उसको। अच्छा वो अब क्या हुआ कि भाई वो तो भूल गए थे, लेकिन मैं नहीं भूला, बाकी निवासी नहीं भूले। तो हमने इस बात का मुद्दा उठाया कि भाई हमें तो उस लॉयर से मिलना है जिस लॉयर वो ये केस फाइल करेगा। तो उस लॉयर को मिलने के लिए हमने ईमेल भी किया, कई बार बोला भी, त्रिपाठी जी को बोला, तो उस लॉयर के साथ मीटिंग हमारी शेड्यूल हुई। अच्छा, हो गई। 27 जुलाई 2025 को क्लब हाउस में मीटिंग रूम में ये मीटिंग अच्छा, शेड्यूल हुई। लास्ट ईयर की बात है। अच्छा, उसमें कई निवासी आए, मनोहर जी भी थे वहाँ पे। अच्छा। हमने उस लॉयर से सवाल पूछा कि भाई इस केस का क्या स्टेटस है आज के दिन पे। तो उन्होंने बताया कि
हमारे पास 76 लोगों की अभी ऑनलाइन कंसेंट आई है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन अभी भी बाकी है, और पटिशन्स जो है उसका कोई अभी फाइनलाइजेशन नहीं है। तो अच्छा। हाँ, तो हमने कहा कि वो त्रिपाठी जी को बोला कि भाई आप इसको और बढ़ाइए और फास्ट फॉरवर्ड मोड में करिए, जिससे और बहुत लोग। सारे, मुझे लगता है शायद 400-500 फ्लैट होंगे जो अनरजिस्टर्ड होंगे, मैं और सिर्फ एग्जैक्टली 76 ही बताता हूँ, थी। 455 यूनिट्स हैं जो अच्छा, अनरजिस्टर्ड है। टू बी वेरी स्पेसिफाइड। अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई अभी तो बहुत सारे लोग हैं हाँ हमारी हाँ, बहुत सोसाइटी में सारे जिनका बचे हैं। कंसेंट सही लेना बात, बाकी सही है, बात है। और जिस स्पीड में हम चल रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत ही स्लो है ये। तो मैंने बोला कि भाई आप इसको बढ़ाइए किसी तरीके से, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो जितनी जल्दी हम कर सके, बेसिकली अवेयरनेस बढ़ाइए, हाँ जिससे लोगों को क्लियरिटी आए हाँ। कि इस केस से क्या फ़ायदा होने वाला है और किसका है, और कौन एक्चुअली में इस केस में कंसेंट देने की क्या रिक्वायरमेंट है। बेनिफिशियरी जब कौन तक है और लोगों क्या को बेनिफिट जब है। तक लोगों को चीज़ों को क्लियरिटी से नहीं बताएंगे ना, लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। हाँ, सही बात है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार हो जाएगी रजिस्ट्री, कभी कोई आएगा कोई करवा देगा, तो ऐसे नहीं हाँ, होता। केस का ऐसा लगता है कचहरी में जाएगा, पता नहीं कब होगा क्या होगा, तो लोगों का मानसिकता ऐसे रहती है कि केस छोड़ो यार, केस कुछ नहीं होता, लेकिन नाना कुछ जी इस उस तरह की मीटिंग होती में है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने कोर्ट केस फाइल करने के लिए मना किया, सब इंटरेस्टेड थे। अच्छा, क्योंकि जब आपकी मीटिंग हुई जी, उस वकील 27 साहब जुलाई से, की जो 27 मीटिंग हुई जुलाई उसमें हर की। आदमी ने ये बोला कि हमको करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या होगा कि हमने बार बार ये पूछा कि भाई आप लोगों की कंसेंट लीजिए। तो उसके बाद जो भी इनका प्रोसेस रहा मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता था इंटरनली इनका भी मीटिंग में डिस्कशन होता था, जैसा मेरा बाकी लोगों से पता चलता था, भरत जी, कुलाड़ी जी से। तो ये लोग बात करते थे कि भाई उसकी पेमेंट करनी है लीगल अच्छा, काउंसिल वकील की। की। हाँ, हम्म तो हमें लगता था भाई वकील की पेमेंट हो रही तो पिटीशन भी बन गई होगी। ऑलमोस्ट आप पेमेंट की फाइल बात हुआ तो होगा तभी तभी करेंगे, वकील फाइल पेमेंट हो गई, मांग रहा है। ड्राफ्ट हो गई होगी, डॉक्यूमेंटेशन भी इकट्ठे हो गए होंगे, हम तो इसी स्टेज पे सोचते थे। तो फिर जीबीएम में जब 16 नवंबर को जीबीएम हुई 2025 में, तो मैंने उसमें त्रिपाठी जी से यही सवाल किया कि भाई अभी तक पिटीशन फाइल क्यों नहीं हुई है, बहुत टाइम हो गया। अच्छा, 27 जुलाई की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद अगली जो बातचीत हुई वो नवंबर में 16 हुई, नवंबर को। तो अपने 27 आप में जुलाई बड़ा की जो मीटिंग हुई थी, मैं एक चीज़ ऐड करना बड़ा चाहूँगा गैप है अपने इसमें। आप उसमें में। हमने 2-3 चीज़ें रिक्वेस्ट करी थी एओए टीम को भी, और लॉयर जो उनके आए थे, एओए के जो लॉयर हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट करी थी। एक तो जो केस चल रहा है उसमें अब तक का क्या स्टेटस है, 2-4 पॉइंट जो भी उसके हैं आप अच्छा, थोड़ा बताइए। मतलब जानकारी के लिए कि जी, क्या। जानकारी हाँ के लिए, ताकि जी। पता तो लगे हाँ कि हाँ, क्या सही चल बात, रहा सही है। बात। दूसरा, हमने ये उनसे रिक्वेस्ट किया था कि जो आप अभी ये केस फाइल करना चाह रहे हो रजिस्ट्री के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें आप क्या करने वाले हो, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, कोई 2, 5, 10 जितने भी पॉइंट होते हैं, आप कुछ एक बुलेट पॉइंट बना के तो थोड़ा वो सा तो आपने लॉयर से पूछा ही होगा। जी जी बिल्कुल पूछा। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है हम भेज देंगे। तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि भाई जो इसकी फीस आने वाली है, ये आप कॉमन जो एओए का फंड है उसमें मत स्पेंड कीजिए, जिनका अनरजिस्टर्ड है और जो इस कोर्ट केस में आगे जाना चाहते हैं केवल उनसे लीजिए, और कोई मना नहीं करेगा, हम सब तैयार हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट उनका है, जी इनका इंटरेस्ट इंटरेस्ट उनका, भाई वही जिसने इंटरेस्ट ले तो जिसका अच्छा है। रजिस्टर्ड फ्लैट है, जिसने हायर कॉस्ट पे वो खरीदा है और उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भी पे कर रखी है, आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डाल रहे हो? चाहे डायरेक्टली डाल रहे हो, इनडायरेक्टली डाल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक्चुअली उनका भी पैसा उसमें खर्चा हो रहा है जो एओए फंड में है। क्योंकि मुझे लगता है ये कैंप चार्जेस के कलेक्शन से अलग मैटर है ना। जी, ये ये चार्ज कैंप देखिए, अब चार्जेस का जो ऑपरेशनल फंड्स है उससे तो अलग चीज़ है, तो इसे बिल्कुल। ऑपरेशनल फंड से क्यों मैं इसकी ले ये रहे हैं? मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है, हाँ, ये अलग चीज़ मेंटेनेंस है। का खर्चा मैं नहीं है, इसकी बिल्कुल सही। कैलकुलेशन पे आपको बताऊंगा आगे। जी। मैं थोड़ा जीबीएम के थोड़ा आगे बताता हूँ कि जीबीएम में ये सवाल पूछा गया, तो उस सवाल को बहुत ही ऐसे नेगेटिव तरीके से लिया गया कि ये क्यों पूछ लिया। अच्छा। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आगे बताता हूँ कि इन्होंने तो अपना काम 16 नवंबर तक भी फाइल नहीं किया था, बट मैंने और मनोहर जी ने मिलके हमने अपनी बैकग्राउंड जो वर्किंग थी वो सितंबर में शुरू कर दी थी। और पहला जो हमारे पास लॉयर कंसल्टेंट काउंसिल थे जिनसे हमने कंसल्टेशन ली थी, उन्होंने लोटस बनारस 300 में इस केस को डील किया था, तो हमें उनसे रेफरेंस मिला। उनके रेफरेंस से हमने फिर जो लॉयर थे उनसे डिस्कशन किया, और इवन उनसे मेल पे हमने पूरा डिटेल मंगवाया उनसे। मतलब जब एओ का आपने देखा कि इनका सीरियसनेस थोड़ा सा डाउटफुल है, जी। तो आपने हम खुद खुद ही लग गए। पर्सनली फिर आपने इनिशिएटिव लेना शुरू किया और आपने पर्सनली फिर देखा कि हम कहाँ जा सकते हैं। यस। अच्छा। देखिए, कई लोगों के कई इनपुट आए थे। उसमें जिन लोगों से भी हमने बात करी, उनके किसी का ये कहना था कि जब सरकार बदलेगी तब होगा, जब हवा बदलेगी तब होगा, जब ये बदलेगी तब कोई हाँ, करेगा। मतलब गॉड के ऊपर तो छोड़ ये दिया, सब भगवान छोड़ के दिया ऊपर इन छोड़ लोगों ने। दिया। तो हमें ये लगा कि भाई ये अप्रोच ठीक नहीं है, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी का पर्सनल मैटर है, इसको आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। अगर आपको रजिस्ट्री करानी है तो आपको खुद कुछ करना पड़ेगा। तब जब हमारी बातचीत हुई तो हमने ये पूरा उस समय चालू किया। आपने खुद ही एक इनिशिएटिव लिया इसको आपने। हमने काउंसिल से डिस्कशन किया, उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट मांगे कि हमारी क्या स्टेटस है, सोसाइटी की डिटेल्स मांगी हमने,
और किस वजह से बिल्डर और ओमेक्स के बीच में क्या चल रहा है वो भी हमसे मांगा। उन्होंने भी अपनी स्टडी करी, फिर उन्होंने हमने रिटन मेल करके हमें एक मेथड बताया, स्ट्रेटजी बताई कि आपको क्या करना चाहिए वकील साहब ने। हाँ जी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है पूरा काम इसमें। अच्छा, इसकी कोई उन्होंने कंसल्टेंसी फीस नहीं। तो फिर हमने स्ट्रेटजी में जो उन्होंने बताया, जब तक एओए फीस दे चुका है वकील को? नहीं, अभी नहीं दिया, अभी तक नहीं, एओए ने भी नहीं दिया। जो आपकी 27 जुलाई को मीटिंग है उसकी फीस अभी तक नहीं गई है उसका कुछ। ठीक ठीक। तो हमने जब लॉयर से बोला तो उन्होंने सबसे पहले हमें ये बताया कि भाई आप कोई भी कभी किसी के केस फाइल करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको एक कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आपने कभी किसी बॉडी किसी भी पार्टी के साथ आप कर रहे हैं, कोई नोटिस, कोई आप विवाद कर रहे हैं या कोई भी विवाद होगा तो आपके पास रिटन में होगा, तभी तो कोर्ट आपको कहेगा कि हाँ भाई विवाद तभी माना जाएगा कि आपका विवाद है। रिटन कोई भी अथॉरिटी को आपने अप्रोच किया, बिल्डर को कभी कहा कि आप रजिस्ट्री क्यों नहीं करा रहे हो, अथॉरिटी को कभी पूछा कि आप मेरी तो एओए ने कराई होगी, वो एओए का आप बता रहे 3 साल से वो केस कर रहे, तो उन्होंने कोई कम्युनिकेशन करा होगा। तो बड़ी बात है कि आज तक कोई भी रिटन कोई कम्युनिकेशन नहीं। मतलब आपका कहना ये है कि ना अथॉरिटी से एओए ने कोई बात करी है, ना ओमेक्स बिल्डर से कोई बात करी है, और आप बात कर रहे हैं 2025 की और एओए कह रहा है 2022 में हमने केस कर दिया है एनसीडीआरसी में। वो डेफिशिएंसी वाला था, डेफिशिएंसी वाला का, वो तो अलग उसके बावजूद भी कोई कम्युनिकेशन हमारी एओए का ना अथॉरिटी के पास, अथॉरिटी से हुआ है ना बिल्डर से हुआ है, ऐसा कुछ है? मिल के हुआ होगा लेकिन रिटन में कोई रिकॉर्ड नहीं। मतलब वही राइटिंग की बात करेंगे, मिलने की तो क्योंकि आपको कोर्ट केस में जाने के लिए वो तो रिटन में होता है सब चीज़। देखिए एक चीज़ है, एक हमारी जितनी एओए हैं ये एक ट्रांसपेरेंसी वाली बात होती है कि अगर आप कोई डिस्कशन कर रहे हो, आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो तो बताओ तो सही जनता को, जो लोग उससे इम्पैक्टेड हैं उन रेसिडेंट्स को बताइए तो सही। बिल्कुल। तो ऐसी कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करी गई है कि हाँ, क्योंकि मेरी जानकारी में भी नहीं है, आप बता रहे हैं अलग अलग बातें आप बता रहे हैं। हाँ, कुछ कम्युनिकेशन। तो यही एक गैप था जो हमने आइडेंटिफाई किया, उस गैप से हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने क्या किया कि अथॉरिटी से वैसे हमने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि वहाँ के लॉयर्स भी वहाँ के डिपार्टमेंट में किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस है, सारा तो वहाँ से हमें ये पता चला कि सब पहले तो आप बिल्डर के पास जाइए, बिल्डर से पूछिए क्या सीन है। तो हमने कहा ठीक है भाई, हो सकता है कि इसमें कोई हो। तो हमने पैरेलली क्या किया कि एक काउंसिल से तो ओपिनियन ली थी, हमने दूसरे से भी ली। अच्छा, सेकंड ओपिनियन लिया हमने कि हो सकता है भाई और कोई मेथड है उसका। तो सेकंड ओपिनियन के लिए हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील थे, उनसे हमने ली। और बहुत अच्छी बात क्या थी, उसी टाइम भरत जी द्विवेदी जी वहाँ पर अपने घर गए हुए थे, तो उनके साथ मिलके उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल कराई। व्यक्तिगत रूप से वो मिले? यस। और फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल कराई और उस पर हमें जो हमने डिटेल बताया, उन्होंने भी सेम हमें वे फॉरवर्ड बताया कि क्या करना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि आप सबसे पहले कोई लीगल नोटिस हो, कोई लेटर हो, कुछ तो भेजिए, कुछ कम्युनिकेशन तो कर दिए। कभी किसी ने मना थोड़ी किया रिटन में कि हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे। ऐसा उनकी पोजीशन क्या है, वो क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? रजिस्ट्री नहीं हो रही तो कौन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? तो सबसे पहले हमने ये किया, लीगल एडवाइस भी मिली तो उसके हिसाब से हमने पहले कुछ लोगों ने मिलकर लीगल नोटिस भेजा ओमेक्स को, क्योंकि नॉर्मल में कुछ लोगों से ये भी फीडबैक मिला था कि एक और चीज़ हुआ था, हमने ये भी नहीं हुआ, हमने सेकंड ओपिनियन के बाद थर्ड ओपिनियन लिया। अच्छा, फिर आपने थर्ड ओपिनियन क्या लिया कि हमें डायरेक्ट हाई कोर्ट क्यों जाना है। इसके लिए हमने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील से कंसल्ट किया। अच्छा, यहाँ के सूरजपुर में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनसे पता करा तो उन्होंने अपना वर्जन बताया। भाई हर वकील अपना थोड़ा सा अपना नजरिया बताया, तो भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके लिए सबसे सूटेबल है। अच्छा, और नहीं जाना है तो एनसीडीआरसी में भी जा सकते हैं आप। अच्छा, उन्होंने बताया। तो हमने कहा अच्छा फास्ट प्रोसेस है तो चलो ये भी देखते हैं। तो हमने क्या किया, उनको घर भी बुलाया, मनोहर जी के घर आए थे, करीब 10-12 रेसिडेंट आए, अफेक्टेड पार्टीज, और उनके साथ हमने डिटेल में पूछा। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड चाहिए तो आप सबसे पहले एनसीडीआरसी में कर लीजिए। अच्छा, आपको वहाँ से डिसीजन मिल जाएगा, तो आप उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर आप हायर कोर्ट में चले जाइए। अच्छा, हम लोगों ने लगा कि ऐसा भी हो सकता है। फिर हमने कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ऑप्शन दिया उन्होंने, लेकिन ये डिस्कशन करके हमें ये पता चला कि ये सूटेबल प्लेटफॉर्म कौन सा है। इतना एक्सप्लोरेशन करने के बाद आपने ओपिनियन लिए? नहीं, 6 लॉयर से बात करी हमने। अच्छा, आपने 6 लॉयर से बात करी, अलग अलग। 3 तो ये बता रहे हैं जो मेन डिस्कशन। अच्छा, इस बीच में आपने एओए से संपर्क नहीं किया कि हम इस तरह से करना चाहते हैं? आप हमें पता चल रहा था ना, पिछले 4 साल देख लिया था। अच्छा, उससे संपर्क करके क्या मिलना था, वो तो सुनना भी नहीं चाहते थे। 2022 से वो कर रहे हैं और वो कुछ बता नहीं रहे, क्लियर नहीं कर रहे। और अभी तक ये देखिए, इतना करने पे हमारा 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ था।
ये सब अच्छा। करने में, किसी और ये कंसल्टेशन, व्यक्तिगत प्रयास ये हैं सब व्यक्तिगत प्रयास थे। और ये इसमें जो भी AOA बिल्कुल कंसल्टेशन थी, मैं इसलिए बता देता हूँ कि मैं भी पिछले 10 साल से लीगल मैटर्स में डील करता हूँ अपने अच्छा। ऑफिस में, हाँ, आपके पास और अनुभव है अपना। इस तरीके के जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एप्टेल, ये सब के होता है, तो ये देखते रहता हूँ मैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने उसे इस काम में यूटिलाइज़ किया। आपने अपने व्यक्तिगत अनुभव को भी इसमें हाँ जी, इस्तेमाल किया। हाँ। फिर क्या हुआ कि इतना करने के बाद ये करते करते हमारे पास बहुत टाइम आ गया, दिसंबर आ गया, हाँ, ठीक है। नवंबर दिसंबर में फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले लॉयर थे, उन्होंने हमें एडवाइस किया कि एक काम करिए, और हाई कोर्ट वाले जो थे उन्होंने भी कहा कि आप सबसे पहले ओमेक्स को लेटर भिजवाइए, लीगल नोटिस, जिससे आपका प्रक्रिया शुरू हो। अच्छा, तो लीगल हमने स्टेटस क्या है, आपने वो ओमेक्स के साथ सो ये देखिए, जानना आप चाहा? नॉर्मल लेटर भेजेंगे तो मैक्स अपनी स्पीड से देगा जवाब या नहीं देगा, लेकिन अगर लीगल नोटिस भेजोगे तो वो कंपेल हो जाएगा आपको जवाब देने के लिए। सही बात है, तो बिल्कुल। आपके पास में राइटिंग में कुछ आ जाएगा कि Very उनकी right. पोजीशन क्या है, वो Very क्यों right. नहीं कर रहे हैं। हाँ, सही तो बात। ऐसे में 15 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, 15 लोगों ने मिलकर लीगल नोटिस भेजा अलग अलग, क्योंकि एक कॉमन भेजना ठीक नहीं लगा हमें। अच्छा, लॉयर ने भी सबने एडवाइस अपना किया, अपना भेजा। जी। ठीक है। लीगल नोटिस भेजा गया, अपनी अपनी प्रॉपर्टी अगेंस्ट भेजा गया, और कुछ दिन तक तो 15 दिन का टाइम था, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन करीब 25 दिन बाद वो एक सबसे पहले आया, और जिसमें सबसे पहले आने वाला जवाब था रेणुका जी के लिए। अच्छा, ये रेणुका हुआ जी, है। हाँ, अच्छा, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व थी, उन्होंने काफ़ी लेट ली। अच्छा। उनका जवाब आया तो हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो कुछ तो आया रिटर्न में, राइटिंग में। फिर हाँ। धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट बस सभी आ गए, एक हफ्ते में ऑलमोस्ट सभी लोग आ मतलब गए। ओमेक्स ने आपको रिप्लाई किया उस हाँ नोटिस पे? हाँ जी। अच्छा। और उन्होंने ओमेक्स में ये लिखा कि भाई हम तो रजिस्ट्री के लिए रेडी हैं, बट अथॉरिटी नहीं कर रहा है, और अथॉरिटी और हमारे बीच का एक पेमेंट का ड्यूज चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2018 में केस फाइल किया था, उसकी वजह से बिल्ड जो अथॉरिटी है वो कोई डिसीजन नहीं कर रहा, तो हम अथॉरिटी के लिए, हम रजिस्ट्री के लिए रेडी हैं, बट अथॉरिटी ने होल्ड किया। ये अच्छा, राइटिंग में अथॉरिटी दिया और बिल्डर का केस चल रहा है Yes. 2018 से, उसके लिए सफ़र कर रहे हैं हमारे वो रेजिडेंट जो हैं यहाँ के, और उन्होंने कहा हम रेडी हैं, अगर वो केस वो सॉल्व हो जाएगा तो अथॉरिटी रोक लगा हटा देगी, तुम कर देंगे। Yes. जी, अब बताएं। सर ये पहला इंसिडेंट था आज तक का कि हमारे पास राइटिंग में ओमेक्स से कुछ आया और लोगों के अच्छा। लिए क्लियर शब्दों में आया ये चीज़। अभी तक तो हम हवाबाजी में सब एक दूसरे को बोल रहे हैं कि ऐसा तो ये हुआ, तो वैसा कह रहे हुआ। थे, आप बता रहे 2022 से करा, इन्होंने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, इनके पास कोई जवाब नहीं किसी सर का? राइटिंग में आज तक कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है इसका। वेरी क्लियर बात स्ट्रेंज, ये है। बहुत ही स्ट्रेंज है। आप अच्छा, कह दें कि फिर? मैं इससे मिला, मैं उससे मिला, मैंने ये नहीं, किया, वो मिलना किया, तो वो एक अलग बात है। कोर्ट का काम तो लीगल होता है, रिटन में कोर्ट का होता है, काम उसमें लीगल तो होता है, सब कुछ ठीक है। रिटन में होता है। दूसरा हमने इन मीन टाइम क्या किया कि भाई इसका जवाब तो आ गया, हम एक काम करते हैं, दूसरा स्टेप था हमारा अथॉरिटी को अप्रोच करना, हाँ, सही कि बात भाई है। ओमेक्स ने तो मना कर दिया, अब आप बताइए सर। वो कह रही है हमने आपने ओमेक्स रोका को हुआ है। एक अथॉरिटी को एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन दिया 48 लोगों ने मिलके। अच्छा, फिर वहाँ जॉइंट दिया, वहाँ हाँ जी, इंडिविजुअल नहीं उधर दिया। हम इंडिविजुअल नहीं दे सकते थे, हाँ। जॉइंट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एक ग्रेविटी होती है 48 लोगों की। हमने लेटर में लिखा कि भाई इस तरीके से ये स्टेटस है कि अदर्स 2 केसेस के हमने रेफरेंस दिए उसमें, लोटस 300 का और आम्रपाली अच्छा। सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, उस लेटर में आपने जो उसको दिया, अथॉरिटी को दिया। हाँ अच्छा, जी। अच्छा, जी। उनको हमने लेटर भेजा, उनका कोई जवाब नहीं आया। हमने फिर एक रिमाइंडर लेटर भेजा, फिर कोई जवाब नहीं आया। हमने 15 दिन वेट किया। अब हमारे पास एक ग्राउंड सेट हो चुका था कोर्ट में जाने के लिए। अच्छा। वो हमने अपने काउंसिल को बताया, और काउंसिल भी हमने इलाहाबाद का ही अपॉइंट किया, क्योंकि हमें ये एडवाइस थी कि वहाँ पे करेंगे तो आपका केस में इजी हो जाएगा, आप लोग को भी डील नहीं, करना। सही बात है, हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट का वकील जो प्रैक्टिसिंग है वही होना चाहिए, और हाई कोर्ट इफेक्टिव की ही रहेगा वो। डिसीजन जो होते हैं वो स्टेट अथॉरिटी पे एप्लीकेबल होते हाँ, हैं। ये तो बात, सुप्रीम ये कोर्ट बहुत पूरे बड़ा देश पे एक सवाल और था हाई कोर्ट जो हमें प्रदेश क्लियर पे। हुआ वहाँ से। हाँ, सही बात है। तो बहुत इतना लोगों का ये था कि एनसीटीआरसी में जाने से हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, तो हमें ये पूरे प्रोसेस ये में क्लैरिटी आ गई आपको। क्लैरिटी आ गई। क्योंकि देखिए सर, काम करने से सीख मिलती है। नहीं, आपका अनुभव भी था और आपने इसमें बहुत सारा काम किया, मनोहर जी ने काम किया, तो आप बता रहे 6 लॉयर को हमने कंसल्ट किया, 3 महीने आपने काम किया, तो इस स्टेज पे पहुंचे आपकी नहीं ये तरीका होना चाहिए, हमारा वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए। यस। जो ये 2 केसेस की बात हो रही है, लोटस 300 और आम्रपाली वाला, इसका वरुण जी ने खुद बैठ के दोनों केस पूरे पढ़े, हाई कोर्ट में क्या अच्छा, हुआ, पूरे सुप्रीम कोर्ट में उनके, क्या हुआ, हाँ, वो पूरे 2 डिसीजन केस सारे उन्होंने देखे हैं। हाँ, उसको पूरा पढ़ा और उसका जो क्रक्स निकाला। फिर उन्होंने पिटीशन जो हमने लेटर जो दिया अथॉरिटी को, उसमें भी इन्होंने और भी एक पॉइंट ऐड किया कि राइट टू प्रॉपर्टी का भी एक जो है वो बनता है, तो वो भी पॉइंट डाला गया। अनफॉर्चुनेटली वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अल्टीमेटली यही चीज़ें, ये दोनों जो अभी पॉइंट बताए, 2 केस और राइट टू प्रॉपर्टी, और उसके बाद अमिताभ कांत कमेटी की जो रिपोर्ट है,
ये 3 चीजें ही हमारा बेस बना जो लीगल पिटीशन में भी दाखिल हुआ है। आपने उनको मेंशन किया है उस जी चीज़ जी, को ये सारी as per- चीजें। तो हाँ। जो लेटर जो गया था ना, आप वो मान लीजिए कि जो लीगल पिटीशन में होने वाला था उसी का एक ड्राफ्ट अथॉरिटी को गया था। मतलब जितना आप डिटेल में बता रहे हैं इतनी जानकारी शायद कभी किसी को मिली नहीं है। और एओए में जो कह रहे हैं एनसीडीआरसी और इस तरह के केसेस, इस तरह के उन्होंने सिर्फ सर मैं कहा है, आपको एनसीडीआरसी तो वाले वो केस में भी वो अलग से शायद बताऊंगा। बड़ा सर भाई साहब भ्रमित ऐसा करने है, वाला लग रहा है देखिए, मुझे अभी कुछ वो ऐसा। फोटोग्राफ की बात हो रही थी कि एक सज्जन गए और फोटोग्राफ खिंचा के वापस आ गए। अब जब बाद में ये केस हमारा फाइल हुआ तो मैं गया अच्छा, इलाहाबाद हाई कोर्ट आप प्रयागराज। स्वयं गए थे? जी जी, अच्छा वो जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो जब वो केस फाइल करने के लिए आपको एक अथॉरिटी जब मिलती है, जो सारे बायर्स ने मेरे को अथॉरिटी दी, और उसके बाद जाके वो केस जब फाइल करते हैं तो एक टोकन वकालतनामा जनरेट, करना जी जी, होता है शायद, वकालतनामा कुछ भी ऐसा होता कुछ है। है। हाँ हाँ जी। तो वो करने के बाद में जब आप कोर्ट में जाते हो तो आप कोर्ट के वहाँ पे जाके काउंटर पे जाके उसकी आपकी फिंगर प्रिंटिंग होती है, सब चीज़ होता है, और आपका वो टोकन जनरेट होता है। अच्छा उस टोकन के बेसिस पे वो केस फाइल होता है। अच्छा। तो इस पूरी प्रकरण में मैं भी जाके आया इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेकिन आपने मेरी तो कोई तस्वीर देखी नहीं होगी कि नहीं नहीं, हमने तो नहीं देखी। हाँ, मैं तो ये पूछने वाला था कि भाई एओए ने कहा है कि हम तो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और हमने आदेश ले लिया कि अथॉरिटी को डायरेक्शन दे दी है हाई कोर्ट ने कि आप 3 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्री करा दें, और वो ये कह रहे हैं कि आप तो घूमते फिर रहे हैं और हमने तो रजिस्ट्री करा दी। इसका क्या है, क्या सच्चाई है इसमें, क्या क्या पक्ष है इसका? मैं बताता हूँ। अच्छा, आप बताओगे। चलो। हाँ, ये सच्चाई बहुत ही क्या है? इंटरेस्टिंग है, लोगों को समझने की ज़रूरत है हाँ, कि ये बड़ा अजीब है। कैसे चीज़ों को घुमा फिरा के, और मुझे तो यही पता चला है कि लोगों को ये बताया गया कि हमने जो पिटीशन फाइल की है वो डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब वो खारिज हो खत्म चुकी हो है गई। और इनकी पिटीशन चल रही है। अच्छा, ऐसा ही मान के चल रहे हैं और मान के नहीं, ये पब्लिक को ये बताया बता जा रहे रहा हैं, ये है बता रहे हैं। अच्छा अच्छा कि इन लोगों ने तो ऐसा किया कि इनकी तो पिटीशन ही खारिज हो गई। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करता हूँ कि हमने जब पिटीशन फाइल, ये सब बैकग्राउंड बनाया, तो हमने ड्राफ्ट पिटीशन बनाई, लॉयर के साथ डिस्कस की, और करीब हम लोग ने उसमें 3 दिन लगाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे, रिपोर्ट्स थी, आम्रपाली वाला केस था ये, क्योंकि कोई चीज़ ना पिटीशन बहुत ही एक क्या कहते हैं, हाँ, पहले बता जेंटल रहे थे कि तरीके से आपने उसे बहुत ही प्रिपेयर की जाती डिटेल है, में ऑब्जर्व उसमें एक किया एक इसको। वर्ड बहुत ही सोच समझ के लिखा जाता है, क्योंकि मेरा ये डेली का काम है, सही कह रहे हैं। मैं खुद पिटीशंस बनाता हूँ। इसमें हमने एक चीज़ और करी थी, जस्ट ऐड कर रहा हूँ कि कुछ हमारे और जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको भी कुछ जानकारियाँ थी लीगल केसेस के बारे में, इस तरह की, उनके भी हमने इनपुट्स लिए। मतलब आपने सारे जितने भी लीगल इनपुट्स हो सकते हैं, जहाँ से भी हो सकते हैं, सब आपने इकट्ठे किए और हमने सबको साथ में और लेके बहुत सारे वकीलों से कंसल्ट करने के बाद तब वो ग्राउंड पे आपने और हमने जो रेसिडेंट जो पिटीशन में जो ज्वाइन कर रहे थे उनके भी इनपुट्स लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया और काम हो गया। अच्छा अच्छा। सबके इनपुट्स लिए गए। इसमें जो लोग जुड़े थे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमने, उनको क्या रिक्वायरमेंट थी डॉक्यूमेंट्स की, वो हमने उस पर ली, लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट दिए। जब ये तो ऐसा ग्रुप तो इन्होंने ही बनाया होगा, एनसीआरसी के केस का अपडेट का कुछ, या अपडेट का कोई ग्रुप तो बना होगा, ये कहना मुश्किल है, इसके बारे में हमें नहीं पता है। अच्छा, लेकिन हमने ग्रुप बना के उस पर डॉक्यूमेंट्स लिए, सबको इन्फॉर्मेशन दी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फिर जब पिटीशन बन गई तो जो लोग इंटरेस्टेड थे उनको हमने पिटीशन भेजी कि आप खुद पढ़ें, क्योंकि ये आप इस पिटीशन के पार्ट हैं, पिटिशनर हैं। उसमें देखिए आपको जो भी ठीक या गलत लगता है बताइए उसमें। तो जिसके चेंजेस थे वो उन्होंने कराए। हमें 3 दिन में वो पिटीशन तैयार हुई, कॉन्फ्रेंस कॉल्स हुई, जिनको जो डाउट्स थे वो लॉयर से कंसल्ट किए गए। उसके बाद ये 5 अप्रैल को पिटीशन फाइल हुई। अच्छा। और बहुत अच्छी बात क्या थी कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारे काउंसिल इतने फास्ट निकलेंगे। उन्होंने 9 अप्रैल को फर्स्ट हियरिंग भी लिस्ट करवा दी। अच्छा, 5 को फाइल हुआ है, 9 को हियरिंग हो गई। हाँ जी, वेरी फास्ट। और केस एडमिट भी हो गया। और ये जो कह रहे हैं कि ये तो कह रहा है कि हमने तो करा ही दिया है, तो अब हो ही जाएगा मेरे ख्याल से 3 महीने। तो अब इस पे आते हैं जरा। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा, हाँ, क्लाइमेक्स थोड़ा बाद में आता है ना। अच्छा, मैं तो यही घूम रहा। तो फर्स्ट फाइल कर रहे हैं, वो डिसीजन ला रहे हैं, एक्साइटमेंट बिल्ड हो रहा है। 9 अप्रैल को हुआ। फिर हमारे पास 11 मई को हियरिंग हुई उसकी। अच्छा। 11 मई को अथॉरिटी भी आई उसमें। फिर अथॉरिटी से पूछा गया कि आप इसका जवाब दीजिए, तो उनको जवाब देने के लिए कुछ टाइम दिया गया 4 वीक का। फिर उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग में मई में ही हुई थी, 29 मई को शायद। अच्छा। तो वो उसमें उन्होंने जवाब लेके नहीं आए। तो इसी बीच में क्या हुआ कि वो अपनी पिटीशन लेके पहुंच गया। इन्होंने अपनी पिटीशन फाइल कर दी। अब देखिए एकदम से अचानक से इनकी जो कुछ नहीं था बीच वो में। तो लास्ट ईयर बता रहे थे पंकज वीर जी गए, वो पिटीशन फाइल करने गए हैं। नहीं जी, कुछ नहीं था, तब कुछ नहीं हुआ था, कोई पिटीशन फाइल नहीं, कोई पिटीशन फाइल नहीं। अब फाइल हुई जब आपकी पिटीशन जब हमारी फाइल हो गई उसके बाद जो है एक पिटीशन फाइल गई है। वेरी स्ट्रेंज। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारी पिटीशन के जो डॉक्यूमेंट्स थे और जो पिटीशन का कंटेंट है वो कॉपी पेस्ट करके उसमें डाल दिया गया।
अच्छा कि नंबर भी हमारे डॉक्यूमेंट अच्छा के ऐसा भी कुछ है? एनेक्सर के नंबर भी सेम है उसके अंदर। अच्छा और उसमें जो दो लेटर रेफर किए गए हैं, जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को हमने दिए, वो हाँ बता लेटर रहे थे, भी वरुण जी बता रहे थे हमने जी 48 को कॉम्बाइंड जी लेटर जी दिया जी था अथॉरिटी को। वो रिप्रेजेंटेशन भी उसमें उसी को बेस बना के ये पिटीशन फाइल हुई है एओए वाली। और जो एओए की पिटीशन में जितने पिटिशनर हैं उनमें से एक भी उस लेटर में सिग्नेटरी नहीं है, और जितने उस लेटर में शायद उनमें से एक भी इसमें पिटीशन में नहीं है। अच्छा, आपका कहना ये है कि जो आपने कम्युनिकेशन अथॉरिटी से किया जी, उस उसको यूज किया कम्युनिकेशन गया को कॉपी बेस पेस्ट बना करके के। उन्होंने अपनी पिटीशन फाइल कर दी। जी, और हमारी पिटीशन का जो कंटेंट था उसी को उठा के उसमें पिटीशन में डाल दिया। अरे ये तो बड़ा नहीं अद्भुत है, लेकिन इस कट पेस्ट बहुत में भी अद्भुत है। थोड़ा सा डिफरेंस है हाँ, कि थोड़ा मैंने बहुत। दोनों मैंने अपनी वाली पिटीशन का मुझे याद है कि मैंने क्या लिखा है, हमने क्या ड्राफ्ट किया है। हम्म उस चीज़ पे हम नहीं जाते हैं, चलो उन्होंने किया हम उस पर नहीं अगर उससे जाते हैं। हेल्प हुई तो उन्होंने अच्छी बात लेटर है। भी यूज़ हाँ, किया, उससे हमें दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, आपने काम कहीं होना ना चाहिए, कहीं अगर काम ये होना चाहता है तो चाहिए। अच्छी बात है। बिल्कुल। हमारा अच्छा। तुम्हारा की बात नहीं है यहाँ हाँ पे। बट इंटरेस्टिंग बात क्या की कि हमारी पिटीशन की हियरिंग चल रही थी, इन्होंने बीच में अपनी पिटीशन फाइल की। इनकी जिस दिन हियरिंग लिस्ट थी उसी दिन लिस्टिंग की डे इनको एक ऑप्शन दिया गया, जो ऑप्शन हमें भी मिला था हमारी हियरिंग के दिन, अच्छा फर्स्ट हियरिंग पे ही अच्छा 9 अप्रैल को। हमने वो ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया। ऑप्शन क्या था, जज ने हियरिंग लिस्ट होते ही पूछा कि भाई इस केस में मैं आपको 3 महीने का टाइम देता हूँ और आपको डिसीजन दे देता हूँ 3 महीने में, अथॉरिटी को डायरेक्शन देता हूँ 3 महीने में रजिस्ट्री करें। कोर्ट ने तो कहा हाँ, तो पहली हियरिंग पे। पहली हियरिंग में तो क्या आप इस डिसीजन को एक्सेप्ट करके अपनी पिटीशन डिस्पोज ऑफ कराना चाहते हैं? अच्छा, खारिज कर दें। तो हमको जब ऑप्शन मिला तो हमारे वकील ने तो हमसे डिस्कशन किए बिना इतना इंटेलिजेंट डिसीजन लिया कि उन्होंने कहा नहीं, वी डोंट एक्सेप्ट दिस, और हमें अपनी पिटीशन कंटिन्यू रखनी है। अच्छा इनको जब ऑप्शन मिला तो इन्होंने खुशी खुशी उसको अडॉप्ट करके अपनी पिटीशन उसी दिन डिस्पोज ऑफ तो करा ठीक ली। है, जब कोर्ट कह रहा है कि इसमें मैं डायरेक्शन इसमें दे लेकिन देता हूँ इसमें 3 एक महीने के अंदर रजिस्ट्री हो जाएगी, तो वो क्यों नहीं करेंगे? नहीं, इसमें एक नहीं, करेक्शन बताएंगे है। जो। वो वर्ड जो है, डायरेक्शन जो है कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें ये नहीं है कि आप रजिस्ट्री कर दो, अथॉरिटी कोई नहीं है। अच्छा। अथॉरिटी को ये कहा गया है कि आप इसको इवेल्युएट कीजिए और जो भी इसका मेरिट है उसके हिसाब से निर्णय लीजिए। अच्छा तो ऐसा नहीं है कि सीधा बोल दिया रजिस्ट्री कर दीजिए। जी ठीक जी। है, वो अब आप अथॉरिटी के उस ऊपर है। ऑर्डर को जो देखेंगे, जो इनके केस में नहीं, ऑर्डर जो आया था। मैसेज मैंने देखे ग्रुप्स वगैरह में, उन्होंने कहा कि हम तो ऑर्डर ले आए, हम तो डिसीजन ले आए, हाँ, 3 महीने ऑर्डर में हो लाए। जाएगी। ऑर्डर तो में मुझे क्या लगता है शायद लिखा 2 है महीने ये तो हो मैटर गए है। हैं। वो राणा जी, आप कहने को इम्पोर्टेंट कुछ क्या भी है कहिए। कि ऑर्डर ले आए, ऑर्डर में क्या लिखा है ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा ऑर्डर में क्या लिखा है कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस चल रहा है। अब ये भी किसी को नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में सुपरटेक जो वो है, सुपरनोवा, हाँ उसका एक है, केस चल रहा है जो नोएडा। अगस्त 2025 में फाइल हुआ था। वो एक एनसीएलटी का केस था और उसको जब फाइल किया गया, वो डायरेक्टरशिप और उनके अथॉरिटी जो इंटरनल मैटर थे कंपनी के उसके थे। तो उसी में आते आते वहाँ पे आरडब्ल्यू या कुछ रेसिडेंट वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने अपने को भी इम्प्लीट करा के उसमें ये बोल दिया कि भाई इनके जो भी किस्सा है इनके चक्कर में हमारी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। अच्छा तो उनको इम्प्लीट करके अथॉरिटी को डायरेक्शन दिया उन्होंने कि भाई आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है और आप इनकी रजिस्ट्री करिए। तो अच्छा, तब अथॉरिटी को डायरेक्शन दिया कोर्ट ने। हाँ, अब उस टाइम तक अथॉरिटी का रिप्लाई नहीं था। तो जब तक दोनों पार्टी को सुना नहीं जाता ना, कोई भी डायरेक्शन अधर में ही रहता है। अच्छा, कोर्ट दोनों की के प्रोसीडिंग सबमिशन ये होना बहुत ज़रूरी है। कोई आया और आपने डिसीजन दे दिया तो वो इंटरिम डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन नहीं है उस टाइम का, तो वो इंटरिम डिसीजन था। फिर उन्होंने टाइम मांगा तो उन्होंने टाइम गेन किया, जनवरी का टाइम आया, फिर फरवरी का टाइम आया, करते करते वो अप्रैल तक आ गया। फिर जब अप्रैल में इनकी हेयरिंग हुई तो बीच में अथॉरिटी ने उस केस में अपना वो दे दिया कि भाई हमारे तो ड्यूज़ हैं और ड्यूज़ की वजह से हम इनका नहीं कर सकते हैं। तब जाके 8 मई को जब सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग रीलिस्ट हुई तब उन्होंने उसमें ये डायरेक्शन दिया कि भाई अब आप इनके जो भी ड्यूज़ हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ड्यूज़ गो फॉर द रजिस्ट्री, सबली मतलब रजिस्टर जैसे कराइए। मैं, आप तो टेक्निकल है शायद आप जानते भी हैं, मैं जैसे लेमैन की तरह समझना चाहूँ, बाहरी व्यक्ति की तरह, कि जो एओ, आपका कहना है कि जो एओए फैसला लेके आया वो अधूरा था, यस। वो पूरा नहीं था। नहीं 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 नहीं, अच्छा फैसला नहीं था वो बेसिकली। अच्छा, वो फैसला उन्होंने था ही सिर्फ रेफरेंस दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का एक कोई पिटीशन चल रहा है, उस रेफरेंस में हम आपको ये अथॉरिटी को डायरेक्शन देते हैं कि 3 महीने में आप जो है इनका जो लेटर है, रजिस्ट्री के लिए नहीं लिखा उस ऑर्डर में, उसमें अच्छा। लिखा है कि जो 5 फरवरी को 26 का लेटर है जो हमने दिया था और उन्होंने अपनी पिटीशन में डाला था, उस लेटर के बेसिस पे इनका लेटर कंसीडर किया जाए।
अच्छा, ओनली कंसिडरेशन वर्ड लिखा हुआ मतलब है। ये हालत, ये मैं जो समझ हाँ। पाया हूँ कि जो लेटर आप लोग बता रहे हैं हमने आपने दिया था, उन्होंने उसको अपना ओन कर लिया। यस, उस लेटर का जवाब अथॉरिटी से मांगा गया है विदिन 3 मंथ्स, ऐसा कुछ है? उन्होंने कहा कि इस लेटर को 3 महीने तक मैं कंसिडर किया जाए। हाँ। इसको कंसिडर वर्ड थोड़ा लिखा सा है। और मैं Within इसको 3 एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ। उसमें ऑर्डर में ये लिखा है कि इस लेटर के बेसिस पे अथॉरिटी उसको जो भी उसको विचार करे उसके ऊपर में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये को एक उसकी सत्य जो प्रतिलिपि होती है कोर्ट से, उसकी ट्रू कॉपी निकलवा के उसको लेके अथॉरिटी में जाके सबमिट करना पड़ेगा। उस दिन से वो 3 महीने चालू होंगे। अब उस ऑर्डर को 2 महीने बीत चुके हैं, हाँ, वो तो ठीक है। मैं खुद ही कह अब रहा हूँ। हमें नहीं पता कि वो अभी तक वो कॉपी लेके जो है अथॉरिटी में क्या सबमिट भी की गई है या नहीं की गई नहीं, है। मेरे कोई ख्याल से प्रॉब्लम शायद नहीं। उसका शायद और कोई कम्युनिकेशन हुआ नहीं है, जी, बस एक कुछ बार नहीं। वो 2 महीने पहले शायद, तो 1.5-2 महीने मुझे एग्जैक्टली याद सच नहीं। कहूँ तो उसके ऊपर तो काम भी नहीं शुरू हुआ। जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन भी हुआ, जो पिटीशन डिस्पोज भी हुई कि ग्रेटर नोएडा उसको अथॉरिटी उसको कंसिडर करे, वो भी नहीं शुरू हुआ है शायद। अच्छा, लोगों को कैसे मिसगाइड किया गया कि हम डिसीजन लेके आ गए। देखो हाँ, सालों मुझे की तो यही मेहनत पता है हमारी इस कि तरीके से फैसला हो करवा गई, दिया उन्होंने। फैसला जी, करवा रजिस्ट्री खुल दिया, गई। रजिस्ट्री रजिस्ट्री खुल खुलने गई। वाली है। हाँ, मतलब अब ये देखिए कितना बड़ा हमने काम कर दिया। अरे भाई, काम कर दिया तो उसका कोई रिजल्ट भी तो होगा। वो हुआ है नहीं। दो आपने महीने हो वैसे ही गए। पटाखे फोड़ लिए। अरे ये तो बहुत ही तो ये दुर्भाग्यपूर्ण वाली है, बात है कि अनफॉर्चुनेट है। हमने वो डिसीजन ऑप्शन हमें भी मिला था, हमने डिक्लाइन किया क्योंकि हमें पता था अगर आपको 3 महीने का टाइम मिला और अथॉरिटी को आप बोल रहे हो कि रजिस्ट्री कर दो। अब अथॉरिटी को समझने वाली ये चीज़ है, अथॉरिटी को रजिस्ट्री करनी होती तो कब की कर देता। नहीं, आपका उसे पॉइंट वैलिड 3 है कि 5 साल महीने पहले दोनों हो जाता पक्षों था। को सुने बिना फैसला हो ही नहीं सकता। आप कह रहे हैं उन्होंने पहले ही हियरिंग में डायरेक्शन ले लिया अथॉरिटी से, और अथॉरिटी का कोई बात सुनी ही नहीं कुछ गई भी है, तो नहीं। फैसला होगा कैसे? तो वो डायरेक्शन है, वो सर, डिसीजन है ही इसी नहीं। को लीगल स्ट्रेटेजी कहते हैं कि आप केस कैसे लड़ते हैं। तो केस बड़ी फाइल बारीक, करना आप बड़ी बात बहुत नहीं ही है, केस महीन लड़ना बड़ी बात होती है। अंदर की बात बता रहे हैं। शायद मुझे तो पहली बार ही सुनाई दी है। शायद अब जितने इसको भी लोग होंगे शायद उनको कम को लोगों को जानकारी हो, सबको तो नहीं मैं कह अब सकता। देखिए, इसको हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। ये जो भी डायरेक्शन मिल गया कोर्ट से ये वाली पिटीशन पे, मान लीजिए उन्होंने कॉपी निकाल के, ट्रू कॉपी निकाल के जमा भी कर दी है। अब उसके बाद अथॉरिटी क्या करेगी? अथॉरिटी के पास 3 महीने का समय है, ठीक? अब उसके अंदर में अथॉरिटी का क्या जवाब आपको लगता है कि खुद सोचिए आप। अगर अथॉरिटी को करना होता तो 5-6 साल वो पहले तो से पहले, कर देती वो ना। तो बिल्डर से उन्होंने क्यों नहीं उसमें है किया? ना, केस में है, नहीं, बिल्डर तो से केस वाली एक बात है। हाँ। पॉइंट ये है कि अथॉरिटी क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि उसके ड्यूज हैं। उसके ड्यूज है बिल्डर से। ड्यूज नहीं छोड़ सकती अथॉरिटी, इसलिए इतने साल से नहीं हुआ। तो आज कैसे छूट जाएगा वो, आज कैसे बदल जाएगा? तो अल्टीमेटली क्या होना है? अथॉरिटी अल्टीमेटली यही बोलेगी कि ये मेरे ड्यूज पे हो जाएंगे तो मैं कर दूंगा रजिस्ट्री, नहीं तो मैं नहीं करता। बिल्कुल सही बात। अब आपका तो आप क्या आउटकम करोगे? क्या हुआ? अब आप क्या करोगे? आप फिर से कोर्ट में जाओगे, आप बोलोगे फिर कि से जी आप- पिटीशन फाइल फिर करोगे, एक पिटीशन फाइल करोगे, फिर से लॉयर की पूरी पैसा फीस दोगे, लगाओगे। फिर सारे कागज जमा करोगे, फिर आपको जीरो से स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। जीरो से। Yes. बिल्कुल। अच्छा, मतलब जो 3 महीने पहले आपने काम किया था, जी। वो 3 महीने बाद या वो उसके सब खत्म 4 हो गया। महीने बाद Null कहीं and जा void हो करके आप फिर दोबारा से स्टार्ट इनिशिएट जीरो करोगे। से स्टार्ट करोगे। तो हो सकता है कि आप कंटेंट पिटीशन फाइल कर दें उसमें, क्योंकि डायरेक्शन अथॉरिटी को है। इस तरह की कंटेम्प्ट तो ऑफ कुछ इसमें बात कोर्ट contempt की भी अध्यक्ष बड़ी जी एक ने और अजीब सी- जो हो भी सकता है सचिव जी ने option। बताया, उन्होंने तो कुछ इस तरह का बताया नहीं। उन्होंने तो कहा कि डायरेक्शन आ गया, हो जाएगा काम, और वो हुआ है नहीं। सर 6 महीने लगाए थे हम लोगों ने, तो लगा चुके हैं। हाँ, वो बता ही रहे, वरुण जी बता रहे हैं, उनका व्यक्तिगत उनका कार्य तो इस क्षेत्र में, बीच में एक उनके बहुत ऑफिस अच्छी का यही बात क्या काम हुई है। राणा जी, एक और चीज़ बहुत अच्छी बात बताता हूँ। ये तो चली प्रोसेस चल रहा था, जब हमारी ये पिटीशन की 2 हियरिंग हो चुकी थी पहली की, तो इसमें बहुत लोग और भी इंटरेस्ट लोग आए जो पहले कॉन्फिडेंस नहीं था हमारी बातों में, हमारे काम पे। उसको देखते हुए जो लोग पहली पिटीशन में रह गए थे, उसके बाद और भी लोग उसमें ऐड हुए, और इस टोटल हमारे 55 लोग हुए। तो जब 29 मई को हमारी हियरिंग लगी तो हमारा दूसरा पिटीशन भी लिस्ट हो गया था, ठीक है। अब जब नेक्स्ट हियरिंग लगी जून में, किस जून को लगी थी वो? एंड ऑफ जून में ही नहीं, लगी जून में थी। नहीं, मई एंड में थी। मई एंड में, जून में तो वेकेशन थी हाँ पूरी। हाँ, मई एंड में हाँ, थी, मई सॉरी। में, हाँ हाँ, तो मई 27 एंड या 29 मई को। में जून में छुट्टी रहती है। 29 मई थी शायद, 29 मई को लगी। तो उसमें हमारी दूसरी पिटीशन भी लिस्ट हो गई, और ये डायरेक्शन आ गया था कि दूसरे, अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी इसको कंबाइंड कर दिया जाएगा। अच्छा, अब जो हमारी 6 जुलाई को हियरिंग लगी है वो कंबाइंड मैटर्स हो चुके हैं। तो अब 55 लोगों की एक ही पिटीशन, 2 पिटीशन एक साथ सुनी जाएंगी, और मर्ज हो डिसीजन गई। भी एक ही साथ आएंगे, मर्ज हो गई। दोनों के। तो ये बेनिफिट हुआ है हमारे अर्लियर वर्क करने का, जो हमने होमवर्क ये किया, आप जो मेहनत लगाई। नई बात तो बता अगर रहे हैं मान जो हमारे लीजिए- लिए बड़ा ही नई है, क्योंकि एक सामान्य निवासी तो ये सोच रहा है कि ये इसमें सीरियसली काम कर रही है, और वो काफ़ी कुछ हाई कोर्ट में जा करके प्रोसीडिंग करके डिसीजन ले आई है। तो अजीत जी, जो एक अगर सामान्य मैं एओए में होता उस समय, और अगर मेरे हाथ में होता ये निर्णय, तो मैं शायद ये करता
कि इस पिटीशन को जो ये अलग से फाइल हुई है, जो इंडिविजुअल्स ने करी है, और उसको 3 महीने ऑलरेडी हो गई है, 4 हियरिंग हो चुकी हैं, एक स्टेज पे आ गई है, दूसरी पिटीशन क्लब हो गई है। तो मैं ये करता कि जो ये 9600 जितने भी लोग थे जो एओए की पिटीशन में थे, उस पिटीशन को अलग से फाइल कराने के बजाय इसी के साथ में फाइल कराते और ये भी इसी में क्लब हो जाती। तो ये जो अभी 55 लोग हैं, ये कुछ 150 लोग हो जाते। इसका बहुत प्रभाव पड़ता है कोर्ट में। और दूसरी चीज़, ये जो हमारे 4 महीने की मेहनत है, उसका लाभ जो है इन 9600 लोगों को भी मिलता। एक और चीज़ मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, जो पैसे से रिलेटेड है। कोर्ट केस फाइल करने के लिए पैसा तो लगता है। तो ये सब लोगों के मन में डाउट था कि अगर कोर्ट केस फाइल होगा तो बहुत भारी भरकम पैसा लगेगा, बहुत सारे लोग हैं, तो इसको कैसे मिटिगेट किया जाए इस इशू को। तो हमने क्या किया, उसका एक सॉल्यूशन निकाला कि जब हमने एक कोर्ट फीस फाइल, पूरा प्रोसेस का हमने शुरू से लेके एंड तक की एक फ़ीस फिक्स करी काउंसिल के साथ। तो हमने कहा कि इसको हम इक्वली डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको स्क्वायर फीट से डिवाइड करेंगे। अच्छा। क्योंकि ये क्यों करना चाहते थे हम, क्योंकि रजिस्ट्री का जो मैटर है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी स्टैम्प ड्यूटी से भी रिलेटेड है, उसके बेनिफिट से रिलेटेड है। तो अगर गोल्ड पाम वाला कोई कर रहा है और एक पाम लीफ वाला कोई कर रहा है, या T1 वाला कर रहा है, तो उसके लिए वैल्यू अलग होना चाहिए, क्योंकि जो उसका वोटिंग impact का है जो है, वोट का एरिया है कि एरिया के हिसाब से वोट होगा, जैसे उसी कैम आपने कहा कि कैम भाई की कैलकुलेशन, कैम की कैलकुलेशन के हिसाब से ही हम उसकी केस की जब बाकी कैलकुलेशन सब करें। चीज़ स्क्वायर फीट पे हो रही है, तो ये भी उसी तरह कर लीजिए। और नहीं, ये तो अच्छी चीज़ बात जब है। हमने अपने ग्रुप में डाली और लोगों को बताई, जितने भी लोग इंटरेस्टेड, तो वो बहुत खुश हुए इस बात को समझ, सही बात है, और बिल्कुल सबने एक्सेप्ट किया। बिल्कुल सही बात। तो और उसके बाद यही चीज़ हमने नेक्स्ट पिटिशनर के लिए भी अप्लाई करी, क्योंकि फ़ीस तो फिक्स थी, और उसका टोटल जो प्रोसेस में फ़ीस होना थी वो हमने डिसाइड किया हुआ था, नेगोशिएट किया था कि इसके अलावा हम आपको कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे। और उसने भी हमें कहा कि भैया आप एक फन टाइम ये फिक्स सब करके रिटर्न में ऐसे एग्रीमेंट कर हुआ, लो। सबके साथ शेयर हुआ। अब यही चीज़ हम क्या कर रहे थे कि हमने किसी तरीके से ईओ में भी ये कम्युनिकेशन करवाया था कि भाई आप किसी तरीके से इसमें आ जाइए, वीडियो वगैरह के थ्रू भी हमने किया था कि आप इसी में जुड़ जाइए, आप क्यों कॉमन फंड से आप पैसा देना चाह रहे हो, और जो पेमेंट है इसी में एडजस्ट हो जाएगा, अच्छा, जितने आपने लोग जुड़ेंगे। ये बात करी थी ये उसे? नहीं, हमने वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट की थी। अच्छा, बाकी आपने वीडियो मेरे बनाया ख्याल था। से किसी इंडिविजुअल ने की हो अलग से बात, तो अच्छा, मुझे नहीं पता। आपने नहीं किया। तो अच्छा। हमने ये किया, कोशिश ये की थी कि अगर इसमें और लोग जुड़ जाएंगे तो ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से और कम हो जाएगी लोगों को। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे जितने ज़्यादा पीच लोग पाम रहेंगे के लिए उतना उतनी कॉस्ट कम आ जाएगी। 6700 समथिंग थी, और चॉकलेट के लिए करीब 11000 थी। हम्म। तो इतना ही डिफरेंस था। और पाम लीफ के लिए तो मेरे ख्याल से 1600-1700 रुपये थी। अच्छा, तो आपने ये किया ये था। वेरिएशन था। ठीक है, तो इसमें ये समझने वाली बात थी कि हम किसी तरीके से पैसे की प्रॉब्लम भी इसमें रिजॉल्व करें, लोगों को कॉन्फिडेंस भी लाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और जो लोग पहले ही अपनी कंसेंट या इंटरेस्ट दिखा चुके थे ईओ को, वो भी इसमें जुड़ सकें। लेकिन ये इन्होंने इस तरीके से नहीं सुना, नहीं मानी, लेकिन हम अपने काम पे चलते रहे। हमने जितने लोग आ जाए, क्योंकि देखिए शुरुआत में जब कोई काम स्टार्ट करता है ना, उस पर ट्रस्ट कम होता है। जब कोई रिजल्ट आता है तभी लोग आगे बढ़ के आते हैं। हाँ, ये बात तो सही कह रहे समय हैं आप। लगता है, लेकिन होता है। रिजल्ट तो इस आता संदर्भ में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। कई लोगों के फ़ोन आए सेकंड पिटीशन के समय में भी, बहुत लोगों ने, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये जो कन्फ्यूजन था ना कि एओए की एक अलग पिटीशन फाइल हो रही है और हमारी एक अलग चल रही है, और कितना किसके ऊपर, क्योंकि लोग नहीं जानते, अभी नहीं पहचानते, नहीं ट्रस्ट कर पा रहे। कई लोगों ने बात करके भी वो ज्वाइन नहीं किया इन अच्छा। अलग अलग कारणों से। कुछ लोगों ने किया, उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, और वो ऑब्वियसली उनका पिटीशन में वो फाइल हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया। तो जब लोग अब इस पॉडकास्ट को देखें तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि आप आइए, क्योंकि एओए वाली पिटीशन तो खत्म हो चुकी है। बहुत सारी नई वो अच्छा, बातें चाहिए। और पार्टिसिपेंट भी पिटिशनर भी ऐसा नहीं था कि सब एक ही टाइप के थे, जिसमें ऐसे भी थे जो हमें स्टडी करने के बाद ही पता चले कि एक तो नॉर्मल है जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई, ट्रांसफ़र है उसका। एक है जिसने सबली डीड से क्या कहते हैं उसको, एग्रीमेंट टू सेल किया हुआ है, एग्रीमेंट टू सबलीज, एग्रीमेंट टू सब, मतलब उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी पे की हुई है। स्टैम्प ड्यूटी पे करी हुई है कि जिस दिन रजिस्ट्री खुलेगी उस दिन रजिस्ट्री वो होगी। करना है। अच्छा, ऐसे केस भी हैं। ड्यूटी स्टाम्प दे दिया आपने, फीस दे दी है, रजिस्ट्री ओपन होते ही आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी एट द सेम प्राइस। अब ये तीसरा ये सब सब्जेक्टिव है, क्योंकि वो अथॉरिटी का उस समय क्या रुख होगा उसके ऊपर वो हम नहीं कह सकते। मतलब उन्होंने ऐसे, ये भी एक केस है, ये भी लेकिन ये कंडीशन। केस है। तीसरा केस था जिन्होंने, कुछ लोगों ने, जो सबसे पहले एनसीडीआरसी का एक केस फाइल हुआ था 2019 में हुआ था शायद, उसमें लोग हैं। अब देखिए, आप एक ही मैटर के लिए 2 कोर्ट में सेम टाइम पे आप पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। अच्छा, एज पर लॉ क्योंकि ये आपको रूल है। पिटीशन में लिखना होता है कि ऑन दिस मैटर यू हैव नॉट फाइल्ड एनी केस इन एनी अदर कोर्ट। ये सबसे पहले लिखना लीगल बाइंडिंग है। यस, लीगल बाइंडिंग होती है। ठीक है,
तो ऐसे केस भी हमारे पास आए। कुछ ऐसे केस आए जो इंडिया में नहीं रहते हैं, अच्छा, उनकी भी overseas अलग में रहते प्रॉब्लम हैं। थी अच्छा। कि कैसे उनके साथ केयर, क्योंकि आप जब इधर नहीं है तो आप वकालतनामा साइन नहीं कर सकते, आपको सही बात। फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है। हाँ, सही बात। वो भी हमने किया। हम्म, तो ये 4 जो कैटेगरीज पड़ी, हमने इनके लिए अलग अलग प्रोविज़न निकाले कि पहला केस तो ये है कि किसी तरीके से जो ट्रांसफ़र चार्जेस वाले हैं उनको किया। फिर हमने लीगल कंसल्टेशन ली कि जो एग्रीमेंट टू सबलीज़ वाला है ना, उसको भी उसमें इंक्लूड कर दें, लेकिन हमें टाइम लगा उसे समझने में, क्योंकि कहीं के कहीं वो रजिस्टर्ड है लेकिन अकाउंटेड नहीं है अथॉरिटी में। हम्म, तो जब वो आप उसको ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं है कुछ भी। हम्म। तो वो भी हमारे लिए बड़ा एक पेन पॉइंट था, लेकिन काउंसिल ने लेकिन फिर वार्ड में मैं तो एडवाइस देख रहा हूँ किया। जितना वास्ट होमवर्क आपने किया है, मैं तो पहली बार ये सुन रहा हूँ कि इस तरीके से उसको कैटेगराइज और उसको डिफाइन करके और जी उसके अलाइन सर, करके, ये जब हम घुसे इसके अंदर में मतलब तो ये बहुत एक एक सारी चीज़ें करके आपने कागज करी आए, हैं। स्टडी की हमने 4 तरह के सैंपल स्टडी किए, स्टडी करके लॉयर से डिस्कस किया, उसके बाद उसकी प्लानिंग बहुत ही स्ट्रेटेजी बनाई। डिटेलिंग में आपने समझाया। पहली बार मुझे इतना ज्ञान हुआ कि भाई कोर्ट अभी की अभी प्रोसीडिंग ये कैसे होती है। जी, और अभी जो वरुण जी ने जो एक एग्जांपल लिया एग्रीमेंट फॉर सबलीज जिनका हो रखा है, अब इसमें एक और पेच है जो शायद लोगों को भी नहीं पता है कि स्टैम्प ड्यूटी आपने पे कर दी, एग्रीमेंट फॉर सबलीज भी हो गया, लेकिन उसका टीएम नहीं बना, तो एक्चुअली बुक्स में वो नहीं चढ़ा होता। ठीक है, हम्म। इसको बाय एंड सेल करना बड़ा मुश्किल है अब, अच्छा। क्योंकि हाँ ये जी, बीच में लटका हुआ है। ये आप कहीं के अच्छा, नहीं है। नाइदर ना नॉट इधर दिस है ना साइड इधर है। नॉट दिस ट्रांसफर साइड। वाले में आप ओमैक्स को पैसे देकर बेच तो सकते हो, खरीद तो सकते हम्म। हो, और रजिस्ट्री है तो आप नहीं केस कर सकते हो, हम्म। ये तो बीच में है। अच्छा, ओमेक्स भी एंटरटेन नहीं करेगा, अथॉरिटी भी एंटरटेन नहीं अथॉरिटी करेगी। सर सिंपल ऐसे भी शब्द में केसेस हैं। बोलूँ कि आप अपनी ये वही वाले प्रॉपर्टी हैं। बेच नहीं सकते। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई। तो इसी वजह से हमने इस कैटेगरी के जो बायर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनको भी इस उनको केस भी में एकदम लिया, इमीडिएट रिलीफ मिला कि भाई क्योंकि चलो हम वहाँ पहुँच गए। और इसका लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके पीछे का है, वो आपको बताऊं मैं। अगर मान लीजिए ये 4 कैटेगरीज हैं और ये एक केस में इसका डिसीजन आ गया, हम्म। रजिस्ट्री खुल गई, हम्म। तो इसके बाद जितने भी इस वाले कैटेगरी के हैं, क्योंकि इसके बाहर शायद कोई और कैटेगरी बचती नहीं है, आपने सारे तो पॉइंट ओमैक्स की सारे जितनी कंसिडर कैटेगरीज हैं वो शायद, और इसके अंदर में विला भी हैं, इसके अंदर में शॉप भी हैं, इसके अंदर में ये जो 4 इवन स्टूडियोज चॉकलेट भी हैं, गोल्ड सब। विलाज भी हैं, शॉप्स भी हैं और आपके तो फ्लैट्स भी हैं, कमर्शियल भी सभी हो तरह गया, के। रेजिडेंशियल भी हो गया, और ये हाँ, 4 कैटेगरी वरुण जी ने बताई ये भी कवर हो गया। तो ओमैक्स पाम ग्रीन्स की जितनी कैटेगरीज हो सकती थी सारी इंक्लूडेड वो है। मोरलेस कवर हो गई हैं। अगर कोई हमारी जानकारी में नहीं आई हो तो उसका नहीं पता, लेकिन आई थिंक नहीं, हमने सारा आपने एज कवर कर मैक्सिमम लिया एज पॉसिबल आपने कोशिश करी जी कि जी सब जी। कुछ कवर हो जाए और सारी कंडीशंस आपके अच्छा, साथ इसमें सामने हो। एक लोगों का और क्या डाउट था कि मान लो मैं कोर्ट केस में चला गया हम्म। और मुझे कभी लगा कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, हम्म। तो वो ऐसे लोग भी हैं जो इस बात को लेके बड़ा कंफ्यूज थे कि हम करें कि ना करें, क्योंकि हो सकता है मुझे क्योंकि कोर्ट केस का डिसीजन सालों साल लग जाते हैं, हम्म। तो कभी उसे ज़रूरत पड़ी कि अपनी प्रॉपर्टी सेल करना है, तो उसको इलाहाबाद जाके अपना एफिडेविट सबमिट करके उस केस से निकलना पड़ेगा, तो हमने तो ये उसे एग्जिट जाना रूट पड़े भी और एक फ़ीस पता पे किया। करके। तो ये चीज़ हमने उनको बताई कि आप रेडी रहिए कि अगर इस तरीके का केस आता Whenever है, you want to join, you have to do this. हाँ, यस, Whenever you want to Follow exit, this process. exit, हाँ। whenever तो you ये want to आपको whenever. इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। हम कहीं किसी चीज़ को छुपा नहीं रहे हैं कि आपको लगे कि भाई कि आपको सेल करना है और आप कहोगे यार हमको तो फंस गए इसमें, तो हमने सबको बता के रखी है सब और बातें। पूरा ट्रांसपेरेंटली ये सारा काम किया गया है, जो भी एनसीडीआरसी है। वालों के लिए भी हमने इन्फॉर्म करके रखा, भाई आपका जो कोर्ट केस जो 19 में फाइल हुआ था उसमें आप हैं, तो दूसरे केस में फाइल करने से पहले आपको क्या लीगल जो स्टैंड्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं वो आपको मेंशन करके रखनी है, सो डैट कि आपका केस कैंसिल ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ये कहा जा सकता है कि आप एनसीडीआरसी में थे तो आप वहीं रिलीफ मांग रहे थे, यहाँ भी रिलीफ। तो हमने उसमें क्या दोनों स्टडी चीज़ें किया, एक साथ नहीं हो सकती। हमने उसमें क्या स्टडी किया, क्योंकि हमारे पास वो एनसीडीआरसी की डिटेल नहीं थी शुरुआत में, हमें मिली, जो लोग पिटिशनर थे उन्होंने हमें बताया कि उसमें 2 प्रेयर थी, एक डेफिशिएंसी, एक रजिस्ट्री। अच्छा। हमें बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्टली गाइड ये किया गया था कि हमें कंपनसेशन में नहीं जाना था। कंपनसेशन रजिस्ट्री को हम कंबाइन ना करें, क्योंकि जहाँ आप कंपनसेशन पे आ जाते हो ना, वहीं आपका केस वीक हो जाता है। और जो सामने ओमेक्स बैठा है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, मैं जो वो कह समझ पा रहा देगा हूँ, कि भाई कंपनसेशन इज ड्यू एट द एंड ऑफ बिल्डर यस, एंड रजिस्ट्री इज ड्यू एट द एंड ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी। बिल्कुल सही। तो दोनों का अलग अलग है, शायद दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों एक तरह से दही बन जाएगा, दूध का कुछ भाई नहीं हमारा बनेगा। जो मेन कंसर्न है वो रजिस्ट्री है, क्योंकि हाँ, रजिस्ट्री होना सबसे टेक्निकल पॉइंट प्रायोरिटी है, है हमारा। बहुत ही बारीक पॉइंट है। ये चीज़ हमने अपने पिटिशन में बिल्कुल मेंशन नहीं करी। हमारा जो रेफरेंसेस हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो भी हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि भाई जैसा जैसा पिछले डिसीजन जो आए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और जो अमिताभ कांत जी की रिपोर्ट है उसमें जो मेंशन है, उसके तहत हमें रिलीफ दिया जाए। केवल रजिस्ट्री,
केबल रजिस्ट्री। बहुत बहुत Focused। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही डिटेल में इसका विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया और मैं सभी निवासियों से आग्रह करूंगा कि इस पॉडकास्ट को अच्छे से देखें और इस समझें कि किस तरीके से कितनी गहराई में जाकर के काम हुआ है। और कोई भी अगर बात हो तो मनोहर जी और वरुण जी इसी सोसाइटी के निवासी हैं, इनसे आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। लास्ट में इन्होंने एक और चीज़ मैं आपको जी बताना भूल जी गया जी कि देखिए इसमें OCCC का भी एक प्रोविज़न है। अच्छा अथॉरिटी जब रजिस्ट्री होता करती है है। तो OCCC का भी है। होता है। ये चीज़ हमने स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ना उसमें स्टडी की थी और हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें भी साफ साफ लिखा था कि रजिस्ट्री करिए और OCCC दीजिए। ठीक है, अब OCCC मिलने का क्या फ़ायदा है कि हमें हैंडओवर ईजी हो जाएगा। अच्छा सबसे बड़ा जो हमारा पिन पॉइंट जो उसका होता है ना OCCC का, वो उससे हो जाएगा। मतलब इसलिए हमने आप ये कहना चाह रहे हैं अगर OCCC होगा तो AOA को पूरी सोसाइटी हैंडओवर हो जाएगी। Yes। रजिस्ट्री तो इंडिविजुअल होगी, सबकी नहीं अपनी इतनी अपनी होगी। इजीली नहीं होगी बट जो वो लीगल बाइंडिंग इशू है मतलब ना आपने वो भी उसको क्लियर पॉइंट हो रखा जाएगा। है कि हम पूरी की पूरी सोसाइटी को कैसे AOA के अंडर में ला सकते हैं और बिल्कुल सर। ओमेक्स बिल्डर से हटा सकते हैं कि भाई आपकी कोई उसमें वो नहीं रहेगी ओनरशिप और पूरी की पूरी ओनरशिप AOA की रहेगी। आपने इसको भी उसमें इंक्लूड किया है केस में। यस। हाँ, तो सभी निवासियों से मेरा निवेदन है, ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि जितना मुझे जानकारी है हर अनरजिस्टर्ड फ्लैट की ट्रांसफ़र चार्जेस शायद पहले 100 रुपये स्क्वायर फीट थे, अब शायद 200 रुपये स्क्वायर फीट हो गए। जी। बहुत बड़ा अमाउंट बिल्डर के पास जा रहा है, जो बिल्डर यहाँ पे पिक्चर में है ही नहीं और वो कोई काम नहीं कर रहा है। किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट उसकी किसी भी जिम्मेदारी में नहीं है और वो पैसे ले रहा है। और उसके अलावा पार्किंग स्पेस, ओपन स्पेस और जो है स्टोर्स जो भी सब है। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपके साथ रही। धन्यवाद, आपने समय दिया अपना। धन्यवाद। और ये मैं सभी निवासियों से आग्रह करूँगा कि सब इसको एक बार देखें और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो इनसे पूछें और उसका लाभ लें। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।